हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर ओ के लिए रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, जिसके क्रम में आज हम लोग साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग साइंस में तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, यानी कि हम लोग बायो भी देखेंगे, फिजिक्स भी देखेंगे, केमिस्ट्री भी देखेंगे और वही चीज़ें देखेंगे जो हमसे हमेशा एग्जाम में बनता रहा है। बहुत डिटेल में आपको चीज़ें नहीं देखनी है, लिस्टिंग टाइप का आप इसको देख लीजिए कि हाँ वो चीज़ें जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्चुअल डेटा टाइप का, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और ये सीरीज़ हम लोग जो घटना चक्र की 70+ मार्क्स की मतलब सीरीज़ आई है, रिवीजन सीरीज, वहाँ से देख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक कर लीजिए, और इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हमने जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, पॉलिटी हमने कंप्लीट करा दिया है, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है और या फिर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही देख लिया। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तीनों हो चुके हैं। अभी हम लोग जो है वो क्या देखेंगे, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है अपना साइंस। ठीक है, साइंस। इसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हम देख लेंगे। तो लगातार वीडियोस को देखते रहिए। मैंने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट ही बनाई है घटना चक्र के नाम से, 70+ रिवीजन सीरीज, तो आप उसको चाहें तो लगातार देख सकते हैं। एक वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा की नहीं बनी है, और इसमें एक सब्जेक्ट निपट गया है कुल मिला के। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस में सबसे पहले जो देखेंगे वो है हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मूल राशियाँ दी गई हैं, तो आपको बताया कि हमसे मूल राशियाँ पूछी ही जाती हैं, कितने हैं ये भी पता होना चाहिए, इनका एसआई मात्रक क्या है, प्रतीक क्या है, ये सब हमसे क्वेश्चन में बन जाता है। मैच द फॉलोइंग में कभी कभी 4 विकल्प में सामने दिए रहेंगे, पूछ लेंगे बताओ कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखिए कि जो हमारी मतलब कि मूल राशियाँ हैं उनकी हम बात करें तो आपको टोटल 7 मूल मात्रक मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला तो है अपना लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप यानी कि ऊष्मागतिक, छठा देखिए पदार्थ की मात्रा, और सातवां है अपना ज्योति तीव्रता। ठीक है, अगर आपसे इनका पूछा जाए कि चलो मात्रक बता दो तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई का होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है यम। ठीक, किलोग्राम का क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और इसको केजी से डिनोट करते हैं। यदि समय की बात की जाए तो इसका होता है सेकंड, यस से इसको डिनोट किया जाता है। जबकि विद्युत धारा देखिए तो ये एम्पियर होता है और ए से इसको डिनोट करते हैं। ताप या ऊष्मागतिक की बात करें तो केल्विन होता है और के से इसको डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल और इसको एम ओ एल से डिनोट किया जाता है। वहीं यदि ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो होता है कैंडेला और सी.डी इसका जो है सिंबल यानी कि प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेंगे कि विशिष्ट नामों और प्रतीकों वाले जो 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं वो, यानी कि जो मूल मात्रक हमारे साथ हैं उनसे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको देखेंगे। टोटल आपको 22 मात्रक यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो एक साइड भौतिक राशि का नाम दिया है, दूसरी साइड मात्रक का विशिष्ट नाम, और तीसरी साइड जो प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पदों के नाम मान है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेंगे। सबसे पहला जो राशि है भौतिक राशि वो है हमारा समतल कोण। ठीक है, और इसका जो विशिष्ट नाम है वो है रेडियन, RAD = M/M, ये दिया हुआ है। घन कोण की यदि बात करें तो इसका विशिष्ट नाम होता है स्टेरेडियन। इस टाइप की चीज़ें कभी पूछी नहीं गई हैं, जो पूछी गई हैं वही देख लेते हैं। यदि आवृत्ति की बात करें तो ये है हर्ट्ज, बल का होता है न्यूटन, कुल मिला के ये मात्रक है। दाब या प्रतिबल का होता है पास्कल। दाब और प्रतिबल का हमसे कई बार पूछा गया है, ऊर्जा का भी हमसे कई बार पूछ चुके हैं। तो ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा, इसका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यदि शक्ति रेडियंट फ्लक्स की बात करें तो शक्ति और रेडियंट फ्लक्स जो है इसका होता है वाट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विद्युत आवेश और इसका क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और हाँ ये जो मतलब कि सिंबल हैं आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मतलब एक साइड समतल कोण दे दें और उसके बाद यही चीज़ें दिए रहे, फिर हम लोग पता ही नहीं है कि क्या है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, शक्ति या रेडियंट या फ्लक्स का हमने देखा वॉट, और इसको W से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल W है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत आवेश, इसका क्या होता है, कूलाम होता है और कैपिटल C से इसको डिनोट किया जाता है। वोल्टता विद्युत विभवांतर, इसका जो है मात्रक हो जाता है वोल्ट, और इस मतलब कि कैपिटल V इसका होता है डिनोट करने का सिंबल।
आगे देखिए विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा, फैराड, कई बार पूछा गया है, ठीक है, यफ से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए विद्युत प्रतिरोध, इसका जो मात्रक है वो होता है ओम, कई बार पूछ चुके हैं, और इस तरह से इसको मतलब कि डिनोट किया जाता है ओम को। पता चला कि इस तरह से लिखा हुआ है और आप उसको कह रहे हैं कि हाँ हाँ यही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। विद्युत चालित मतलब विद्युत चालकता का जो है वो होता है सीमेंस, और यस से इसको डिनोट करते हैं। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का हो जाता है वेबर, और डब्ल्यू बी से इसको डिनोट किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है मात्रक होता है टेस्ला, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, और मतलब कि कैपिटल एस से इसको डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर की यदि बात करें, यानी कि ओहो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, तो टेम्परेचर यानी तापमान की यदि बात करें तो ये इसका होता है डिग्री सेल्सियस, और ये आप देख रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा ज्योति फ्लक्स, ठीक है, और ज्योति फ्लक्स को मतलब किसका जो है क्या होता है, तो ये होता है ल्यूमेन, ठीक है। किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम मतलब कैपिटल आई और स्मॉल एम, ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो ये भी हमसे कई बार पूछा गया है, लक्स, ठीक है, तो वो जो लक्ष्य साबुन है उसी को समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रदीप्ति घनत्व का लक्ष्य होता है, हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कैपिटल मतलब कि आई और यक्ष होता है। एक रेडियो न्यूक्लियाइड की सक्रियता, इसका मात्रक क्या होता है, बेकुरल, और बी क्यू इसका जो है प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला जो है हमारा वो है अवशोषित विकिरण की मात्रा, और इसको जो है मतलब क्या होता है, ग्रे होता है, जीवाई से इसको डिनोट करते हैं। विकिरण की मात्रा पूछा जा चुका है, ठीक है, शीवर्ट होता है, एसवी से डिनोट करते हैं। उत्प्रेरण सक्रियता की यदि बात करें तो कैटल होता है, के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, और एक छोटी सी सूचना है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने जो मतलब कि इसके पहले हिंदी के टेस्ट करवाए हुए हैं, लगभग अगर आप देखें तो 6 एकदम फुल लेंथ टेस्ट करवाए हुए हैं, और 6 या 7 के आसपास आप देखेंगे तो मतलब कि 30 क्वेश्चंस करके हमने टेस्ट करवाए हुए हैं हिंदी के, और हमने 2024 के साथ में 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कराया हुआ है। उसका कंपाइलेशन आने वाला है, तो कंपाइलेशन में आपको लगभग 900 से भी अधिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। कल आज ही उसका मतलब कि बन जाएगा, वीडियो एकदम कंप्लीट ही होने वाला है। कल वो आपको अपने इसी चैनल पे प्रीमियर में करके मिलेगा, तो आप लोग उसको चाहें तो लगातार जब हमारा वीडियो अपलोड हो तभी देख लें, तो मतलब ऐड वगैरह से बच जाएंगे। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि ऐड आता है, भाई मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे ऐड से कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे चैनल में मतलब मोनेटाइज ही नहीं हुआ है तो पैसे नहीं मिलते, तो मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकती कि ऐड आए या ना आए। तो कुछ लोगों को जो ये शिकायत है ना, उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, अगर सॉरी भी बोलती हूँ तब भी कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते। खैर, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो प्रीमियर में ही देख लीजिएगा, ऐड वाली झंझट से आप मुक्ति पा जाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं, आज की अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब है हमारा एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां यानी कि उनके मात्रक यहाँ देखिए, व्युत्पन्न राशि मात्रक और मूल मात्रकों के पदों में व्युत्पन्न जो है इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पहला जो व्युत्पन्न राशि या मात्रक है वो क्या है, वो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और इसका जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, यम स्क्वायर, ठीक है। आयतन का होता है वॉल्यूम, जिसको कहा जाता है आयतन, इसका होता है मीटर क्यूब। चाल और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो मीटर सेकंड -1 मीटर पर सेकंड इसको कहते हैं ना, तो वही है। फिर आप देखिए त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तरंग घनत्व की बात करें तो वेव नंबर, ठीक है, तरंग घनत्व का इंग्लिश होता है वेव नंबर, और इसे कहते हैं मीटर। फिर आप देखिए घनत्व, द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी या मास डेंसिटी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ घनत्व की बात करें यानी सरफेस डेंसिटी, तो ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विशिष्ट आयतन यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। तो अगला है हमारा विद्युत धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो उसी का है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। फिर आप देखिए पदार्थ की सांद्रता की मात्रता यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है।
आगे देखिए द्रव्यमान सांद्रता यानी मास कंसंट्रेशन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इधर क्या है, फिर इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है 10 की घातों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कभी इस टाइप का जो है एक सिंगल क्वेश्चन हमने देखा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हालांकि अगर आपका बहुत मन करेगा तो आप इसको रख लीजिए, मतलब आपके पास PDF हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल भेजी है, वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले जो उपकरण हैं वो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, पहले बन चुका है, आगे भी बनने का बहुत चांस है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो उपकरण है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पंखा यानी बिजली का पंखा। तो वो क्या करता है, ये जो विद्युत ऊर्जा है उससे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा से ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे देखिए जो विद्युत बल्ब है वो देखिए, तो विद्युत ऊर्जा से ये ऊष्मा या ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा जो होता है ना, ऊष्मा या दीप्त ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। यदि विद्युत सेल की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे देखिए मोमबत्ती, तो ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगर डायनमो की बात करें, डायनमो बहुत पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो जो डायनमो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो डायनमो है वो परिवर्तित होता है। आगे देखिए लाउड स्पीकर, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम सितार की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फिर स्टीम इंजन, तो ये ऊष्मा ऊर्जा को मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। टरबाइन की जो टरबाइन जो है, जो टरबाइन घूमता है वो, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, तो ये सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। विद्युत जनित्र कई बार पूछा जा चुका है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है। तो विद्युत जनित्र यंत्र है, इससे हमें जो है मतलब कि बिजली वगैरह मिल जाती है, तो वही है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। विद्युत मोटर भी पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। फिर देखिए डीजल इंजन, तो ये रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है। तो इनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं। ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। तो देखिए एक साइड आपको माध्यम दिया गया है, दूसरी साइड आपको ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में दिया गया है। माध्यम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है ये ध्वनि का चाल मतलब मीटर पर सेकंड में देखिए कितना है, तो 1284। क्रोनोलॉजी में आने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आप इसका ना क्रोनोलॉजी करके याद कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है हीलियम, 965 मीटर पर सेकंड। वायु का देखिए तो 346 मीटर पर सेकंड। ऑक्सीजन देखिए 316। सल्फर डाइऑक्साइड 213। समुद्री जल देखिए 1531 और आशुद्ध जल 1498। फिर आगे देखिए एथेनॉल है 1207। मेथेनॉल जो है वो 1103 है। एल्यूमिनियम की यदि बात करें तो ये 6420 है। निकेल मतलब कि 6040 है। स्टील का देखिए 5960 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्या है, लोहा हो गया 5950 मीटर पर सेकेंड। पीतल का देखिए 4700 मीटर पर सेकेंड। कांच या फ्लिंट का देखिए तो मतलब 3980। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो 6420 के साथ आप देखें जो एल्यूमिनियम है ना वो टॉप पर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से देखिए कि जो एल्यूमिनियम है ना, कहाँ गया, ये है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड है ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्यान से देखिए। वैसे तो एल्यूमिनियम वाला पूछा नहीं गया है, कई बार जो है हाइड्रोजन का पूछा गया है, तो हाइड्रोजन वाला ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन वाला कई बार पूछा जा चुका है, तो 1284 मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ एक दो को और देख लीजिएगा जो बड़े बड़े हैं, मतलब कि जिनमें ज़्यादा है स्पीड। एल्यूमिनियम का भी देखे रहिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा है, हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ लें कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन की है, तो बता दीजिएगा नहीं हाइड्रोजन की नहीं, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की है, तो ये थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है ध्वनि के स्रोत और तीव्रता, यानी डेसिबल में पूछा गया है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता। और जो पत्ते की सरसराहट है ना वो हमसे पूछा गया था, और देखिए पहले ही दिया हुआ है, पहला ही पॉइंट जो है वो पत्तियों की सरसराहट का ही दिया हुआ है। यूपीपीसीएस ने इसको पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ध्यान से देखिए, एक साइड ध्वनि के स्रोत दिया है, दूसरी साइड तीव्रता यानी डेसिबल में, ठीक है। डेसिबल है वो, क्योंकि ये जो ध्वनि की तीव्रता है ना, इसको मापने का जो मापक होता है वो होता है डेसिबल, कुल मिला के मात्रक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए वो पत्तियों की सरसराहट है, तो कितना है, तो जो पत्तियों की सरसराहट है इसकी तीव्रता 20 डेसिबल होती है, ठीक है। फुसफुसाहट, जो फुसफुसा के लोग बतियाते हैं, वो कितना है, तो 30 डेसिबल, ठीक है। शांत कार्यालय में या कमरे की जो ध्वनि है, कमरे शांत एकदम है, उसमें जो कमरे में जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज़ 80 से 85, जेट इंजन की आवाज़ 120 और जेट प्लेन का उतरना 150, रॉकेट इंजन का देखिए 180, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रॉकेट इंजन की जो मतलब की तीव्रता है वो 180 डेसिबल है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पत्तों की सरसराहट पूछा गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगला जो टॉपिक है उसको भी देख लेंगे। अगले टॉपिक में आपको ना भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो दी गई है। तो सबसे पहले आपको निर्वात में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो प्रकाश की चाल जो है मीटर पर सेकंड में दिया है। निर्वात में देखिए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जल की यदि बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर कांच की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और यदि हीरे यानी डायमंड की बात करें तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, क्रोनोलॉजी में ये आपको दिया ही गया है। अगर क्रोनोलॉजी भी पूछा जाए कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को अवरोही क्रम में लिखें तो हो जाएगा निर्वात, ठीक है। यहाँ पे निर्वात आएगा, निर्वात के बाद फिर जो है जल आएगा, जल के बाद फिर आपको कांच मिलेगा, और कांच के बाद फिर आपको हीरा मिल जाएगा यानी कि डायमंड, ठीक। तो इस तरह से तो अगला टॉपिक जो है ना वो कह रहे हैं अवतल दर, ओहो ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आफत मेरे जीवन में लगी ही रहती है। चलिए देखिए, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की जो विभिन्न स्थितियां हैं उन्हें देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको एक साइड दिया गया है वस्तु की स्थिति, दूसरी साइड प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरी साइड है प्रतिबिंब की प्रकृति, और चौथी साइड है प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। तो आप देखिए वस्तु की स्थिति यानी कि जो वस्तु है यदि वह वक्रता केंद्र पर है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पे होगी, वो भी वक्रता केंद्र पर होगी। प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक जो है प्रतिबिंब बनेगा, और किस तरह का होगा, तो समान आकार का होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक, ठीक है। कैसा होगा, तो बिंदु के समान होगा, ठीक। तीसरी जो स्थिति है, यानी वस्तु को यदि फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य अगर वस्तु को रखा गया है तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य जो है प्रतिबिंब की स्थिति होगी, हालांकि लास्ट ही है। और उल्टा और वास्तविक जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। आगे भी है, मैं तो सोच रही थी लास्ट है, चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो आगे देखिए, यदि जो मतलब कि जो वस्तु है वो ध्रुव और फोकस के मध्य है तो उसका जो मतलब कि प्रतिबिंब है वो आप देखिए कि दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे, तो सीधा और आभासी और बड़ा होगा आकार में, ठीक है। और अगला देखिए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कैसा होगा, तो उल्टा और वास्तविक होगा और बड़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। ये वाला बना था मेरे ख्याल से कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, तो यही वाला मतलब पूछा भी गया था, उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है लाल और बैगनी रंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो देखिए, ठीक है। तो एक साइड आपको रंग दिया है, दूसरी साइड चाल दिया है, तीसरी साइड अपवर्तनांक, फिर तरंगदैर्घ्य, फिर उसके बाद विक्षेपण, ठीक है। तो चलिए लाल और बैगनी रंग के संबंधित जो इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट्स हैं उन्हें देखिए। तो लाल रंग की जो चाल है वो सर्वाधिक होगी, अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तरंगदैर्घ्य इसकी सर्वाधिक होगी, विक्षेपण सबसे कम होगा। तो ध्यान से देखिए कि जो रेड कलर है ना, इसकी चाल तो सर्वाधिक होती है, अपवर्तनांक इसका सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और विक्षेपण सबसे कम होता है। वहीं यदि बैगनी रंग की बात करें तो इसकी चाल सबसे कम होगी, इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, और विक्षेपण इसका सर्वाधिक होगा, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर दूं क्या इसका, मैं ब्लैक कलर, नहीं ब्लैक नहीं अच्छा लगता, रेड कर लेते हैं, ग्रीन वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो पेन थोड़ा
पेंसिल, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा पतली कर लेते हैं बस। चलिए अगला जो टॉपिक है वो देखिए, वस्तुएं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रकाश का रंग मतलब दिया गया है, फिर आपको कलर जो है दिए गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का रंग, रंग में आपको सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, पीला दिया हुआ है। सफ़ेद वस्तु, लाल वस्तु, हरी वस्तु, पीली वस्तु, नीली वस्तु, काली वस्तु, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सफ़ेद यदि वस्तु है तो आप देखिए उसका जो प्रकाश का रंग है वो सफ़ेद है, वस्तु जो है सफ़ेद है। लाल वस्तु में उसका जो रंग है वो लाल रहेगा, हरी वस्तु में हरी, पीली में पीला और नीली वस्तु का नीला, काली वस्तु का काला, ठीक है। तो अगर प्रकाश का रंग सफ़ेद है तो जो सफ़ेद वस्तु है वो सफ़ेद दिखेगी, लाल वस्तु लाल दिखेगी, हरी वस्तु हरी दिखेगी, पीली वस्तु पीली और नीली वस्तु जो है नीली दिखेगी, काली वस्तु काली दिखेगी। यदि लाल है तो आप देखिए, यदि प्रकाश का रंग लाल है तो जो सफ़ेद वस्तु है वो भी लाल दिखेगी, लाल वस्तु तो लाल दिखनी ही है, हरी वस्तु अगर है तो वो काली दिखेगी, ठीक है। और अगर पीली वस्तु है तो वो भी काली दिखेगी, अगर नीली वस्तु है तो वो भी काली दिखेगी और काली वस्तु है तो उसका काली दिखना तय ही है, ठीक है। यदि प्रकाश का रंग हरा है, ठीक है, यदि प्रकाश का रंग हरा है तो आप देखिए सफ़ेद वस्तु हरा दिखेगा, लाल वस्तु ब्लैक कलर का दिखेगा, जो हरी वस्तु है वो तो हरी दिखेगी, पीली वस्तु काली दिखेगी और जो नीली वस्तु है वो काली दिखेगी, काली वस्तु जो है वो काली दिखेगी। यदि प्रकाश का रंग पीला है तब क्या होगा, तो यदि जो प्रकाश का रंग है वो पीला है तो आप देखिए जो सफ़ेद वस्तु है वो पीली दिखेगी, लाल वस्तु काली दिखेगी, जो हरी वस्तु है वो भी काली दिखेगी, पीली वस्तु भी पीली दिखेगी, नीली वस्तु काली दिखेगी और काली वस्तु तो काली दिखेगी, ठीक है। यदि प्रकाश का रंग नीला है तब आप देखिए सफ़ेद वस्तु नीली दिखेगी। ध्यान से देखना है कि प्रकाश का जैसा रंग होगा उस रंग में जो व्हाइट कलर की वस्तु है ना वो उसी रंग में दिखेगी जिस कलर का प्रकाश का रंग होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, लाल वस्तु काली दिखेगी, हरी वस्तु काली दिखेगी, पीली वस्तु तो काली दिखेगी और नीली वस्तु नीली दिखेगी, जबकि काली वस्तु तो काली ही दिखेगी। तो आप देखिए ये दो चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी कि जो काला वस्तु है ना, काला जो कलर है वो प्रकाश का रंग कैसा ही हो वो काला ही रहेगा। तो काले लोग अपना रंग नहीं बदलते हैं, कुल मिला के ये आप देख लीजिए। और जो सफ़ेद वस्तु है ना उसका कोई दीन ईमान नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का जैसा रंग है वो उसी रंग में दिखता है, ठीक। बाकी सबका तो चेंज होता है, लेकिन काला और सफ़ेद का थोड़ा सा यही है, मतलब कि जो सफ़ेद वस्तु है वो जैसा देखा वैसा ही गिरगिट के जैसा रंग बदल लेता है, लेकिन जो काला है वो बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज करता, वो एकदम अपरिवर्तित रहता है। और अन्य जो है उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दृष्टि दोष, मोस्ट फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, बनता है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या है। एक साइड आपको दृष्टि दोष के प्रकार दिए हैं, दृष्टि मतलब आँखों में जो होने वाले रोग हैं वो वाले, और निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, निदान हेतु कौन सा लेंस चाहिए वो यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए, अर्थात उसको नज़दीक की चीज़ें तो स्पष्ट रूप से दिखें लेकिन दूर की चीज़ें ना दिखें, तो उसको कहते हैं कि उसको जो है निकट दृष्टि दोष हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वो जो मतलब नज़दीक की वस्तुएं हैं उसको तो साफ साफ देख लेंगे, लेकिन दूर की वस्तुओं को उनको देखने में दिक्कत होगी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो किस तरह के लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अवतल उत्तल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो निकट दृष्टि दोष वालों के लिए अवतल लेंस उपयोगी है। वहीं यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है, अर्थात वो स्पष्ट नहीं देख सकता निकट की वस्तुओं को जबकि दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख सकता है, तो उसके लिए ना उत्तल लेंस जो है वो प्रभावी होगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। और अगला क्या है, ये कहाँ से आ गया, कण का मतलब बिना किसी हेडिंग के इसको दे दिए हैं क्या। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, यहाँ आपको कण दिया गया है, फिर द्रव्यमान किलोग्राम में और आवेश कूलाम में दिया गया है। सबसे पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, और इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो देखिए 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और आवेश कितना दिया है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटॉन जो कण है उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10⁻17 किलोग्राम, जबकि आवेश कितना होता है +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो जो न्यूट्रॉन है उसमें आप देखिए ये आवेशहीन होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि वो कौन सा कण है जो आवेशहीन होता है, तो वो होता है न्यूट्रॉन, ठीक। द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम।
अगला जो है वो क्या है, तो ये भी खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार और खोज। ठीक, चलिए देख लेते हैं। खोज में आपको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आपको पता है इस तरह से मैच करने के लिए आता है, ध्यान से, ये सब मतलब सामने सामने मैच है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे मैच करने के लिए आता है। एक साइड आपको खोज का मतलब दे देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, और दूसरी साइड नाम दे देंगे और कहेंगे चलो मैच करो, फिर कोड दे देंगे, ए का 1, बी का 2, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, पूछा जा चुका है। अब तो मुझे लग रहा है हो सकता है क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाए, क्योंकि आप देखें क्रोनोलॉजी में ही उस बार पूछा भी गया था, जो मतलब 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें क्रोनोलॉजी में ही पूछा गया था। कुछ इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज, इस टाइप का कुछ चीज़ें दिया हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हालांकि मैंने पेपर सॉल्व कराया। चलिए प्रोटॉन को देखिए तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन देखिए जेम्स चैडविक ने, परमाणु देखिए डाल्टन ने, परमाणु बम देखिए ऑटो हॉर्न ने, परमाणु संरचना तो नील बोर या फिर रदरफोर्ड के द्वारा इसकी मतलब खोज या आविष्कार किया गया। गति विषयक नियम का न्यूटन ने खोज किया है। रेडियो धर्मिता का हेनरी बेकुरल ने जो है इसका खोज किया, ये पूछा गया है। रेडियम का देखिए मैडम क्यूरी, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था और ये भी कई बार पूछा गया है। और आगे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये जो है माइकल फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रमन प्रभाव, ये भी पूछा जा चुका है, सीवी रमन के द्वारा खोज की गई। एक्स किरणों का तो बहुत बार पूछा गया है, डब्ल्यू रोजेंट के द्वारा, तो ये जो है विल्हेम रॉन्टजन इन्हें कहा जाता है। क्वांटम सिद्धांत देखिए तो मैक्स प्लैंक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। मेरे ख्याल से इनको नोबेल का जो पुरस्कार मिला था वो इसी मतलब खोज के लिए मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पीसीएस ने कई बार पूछा है कि मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए मिला था नोबेल, तो मेरे ख्याल से यही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। खैर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए विद्युत आकर्षण के जो नियम है ये खोज किसने की थी, तो कूलाम या कूलाम, इसी वजह से शायद इसका जो मतलब कि मात्रक है वो कूलाम है भी, शायद क्या यही बात ही है। आगे देखिए फोटोग्राफी धातुओं में देखें तो इसकी खोज जे नीप्से ने की थी। फोटोग्राफी कागज में इसकी खोज डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट के द्वारा की गई थी। फोटोग्राफी सेलुलाइड में जो है वो जॉन कार्बेट एवं जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा खोज की गई। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने की है। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज GS ओम ने की है। तैरने यानी प्लवन के नियम जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया। और तापायनिक उत्सर्जन की यदि बात करें तो एडिशन के द्वारा इसकी खोज हुई। डायोड बल्ब तो सर J.A. फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज हुई। ट्रायोड बल्ब देखें तो ली डे फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज हुई। नाभिकीय रिएक्टर देखिए तो एनरिको फर्मी के द्वारा इसकी खोज की गई। और विद्युत अपघटन के जो नियम हैं वो फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई। बेतार का तार मार्कोनी के द्वारा खोज की गई। डायनामाइट की जो खोज है वो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के जो प्रमुख योगदान हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो विश्व के विभिन्न देशों के कुछ जो भौतिकविदों के प्रमुख योगदान है उसमें आप देखिए एक साइड आपको नाम दिया गया है, दूसरी साइड प्रमुख योगदान और आविष्कारक दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जो नाम है वो देखिए R.A. मिलिकॉन। तो ये जो R.A. मिलिकॉन है इनके द्वारा क्या खोज किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश की माप खोजी गई है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने तो परमाणु का नाभिकीय निदर्श खोजा है। ठीक है, नील्स बोर के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श खोजा गया है। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटरमन, तो इसको बहुत बार पूछा गया है। अणुओं के द्वारा प्रकाश का अप्रत्यस्थ जो प्रकीर्णन है वो खोजा गया है। ठीक है, आगे देखिए लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, इनके द्वारा द्रव्य की तरंग प्रकृति खोजी गई है। फिर देखिए मेघनाथ साहा ने ऊष्मीय आयनन खोजा है। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी की खोज की है। वाल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन नियम और एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की खोज की है। बर्नर हेजनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता सिद्धांत की खोज की है। जो पॉल डिरैक हैं इनके द्वारा आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी की खोज की गई है। एडविन हबल के द्वारा देखिए तो प्रसारी ब्रह्मांड की खोज की गई है। जबकि हिडेकी युकावा ने नाभिकीय बलों के सिद्धांत की खोज की है। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी जो प्रक्रम है वो खोजा गया है। लेव डेविडोविक लैंडो के द्वारा अति तरलता सिद्धांत द्रव हीलियम की खोज की गई है। एस चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना तथा विकास की खोज की है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, जॉन बार्डीन की बात करें तो इन्होंने ट्रांजिस्टर और अति चालकता जो सिद्धांत है उसकी खोज की है। C.S. टाउन्स ने मेसर लेसर की खोज की, ठीक है, आविष्कार किया।
खोज क्या करेंगे, आविष्कार किया कुल मिला के। अब्दुल सलाम की बात करें तो दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की, पूछा जा चुका है। आगे देखिए क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया है, ठीक है। आइजैक न्यूटन, कई बार पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति के नियम तथा परावर्ती दूरदर्शक के जो आविष्कार है वो इनके द्वारा किया गया है, खोज की गई। आगे देखिए माइकल फैराडे, तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की खोज की, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुंबकीय जो विकिरण सिद्धांत है वो दिया है। फिर आप देखिए और इन्होंने क्या किया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसका भी आविष्कार किया है। फिर देखिए हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इनके द्वारा क्या किया गया, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों जो हैं मतलब तरंगे, उनकी खोज की गई। जगदीश चंद्र बोस, तो जेसी बोस इन्हें कहा जाता है, अति लघु रेडियो तरंग, बेतार संदेश और क्रिस्कोग्राफ की जो आविष्कार है वो इनके द्वारा किया गया। फिर आप देखिए मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, तो मैडम क्यूरी जिनको कहा जाता है, रेडियम तथा पोलिनियम की खोज की गई इनके द्वारा और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया गया, ठीक है। फिर देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत नियम और सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया। विक्टर फ्रांसिस हैस की यदि बात करें तो इन्होंने कास्मिक किरणों की खोज की, आविष्कार किया, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो एक साइड आपको सूची में उपकरण दिए गए हैं, दूसरी साइड उसका उपयोग, तो पूछा जाने वाला ये भी है, कई बार पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए उपकरण में आपको दिया हुआ है सेक्सटेंट, और ये क्या है, मतलब कि ये कहाँ उपयोग आता है, तो दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है, ठीक है। फिर देखिए ओडोमीटर, ये वर्षा की मात्रा को मापता है। यहाँ देखिए थर्मोपाइल, तो जो थर्मोपाइल है ये विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर की बात करें तो किसी सतह के तापमान को मापने का काम करता है पायरोमीटर। रिपीटर देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रेषित करता है। अगला जो है वो क्या है, इन्होंने ये बहुत कम दिया है, मतलब जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उसको इन्होंने दिया नहीं है कुल मिला करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं तत्व और भूपटल में परसेंटेज। ये तो हमने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी देखा था। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए, एक सेकंड, नहीं ज्योग्राफी वाला सेक्शन नहीं, वो दूसरा था, वो दरअसल ना हमारे जो वायुमंडल में गैस वगैरह है उसकी बात थी, सॉरी। यहाँ हम लोग देखेंगे जो हमारी धरती है ना, हमारी पृथ्वी, उस पर पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व है और उनका परसेंटेज ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाला तत्व है वो है अपना ऑक्सीजन, ठीक है। कितना, 46.60%। दूसरे पे आता है सिलिकॉन 27.72%। तीसरे पे है एल्यूमिनियम 8.13%। चौथे पे है लोहा 5%। फिर आता है कैल्शियम 3.65%। फिर सोडियम 2.36%। मैग्नीशियम को आप देखें 2.33, पोटासियम 2.09, टाइटेनियम 0.56%। हाइड्रोजन देखिए बहुत कम है 0.14%। तो स्टार्टिंग वाले याद रख कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन लोहा। ये चार तो कम से कम एकदम रटा ही रहे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड फेरस, ठीक है। तो इतना तो कम से कम पता ही रहे। चलिए आगे देखते हैं। मानव के सामान्य शरीर में जो तत्वों का औसत परसेंटेज है वो देख लीजिए, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें कितना, मतलब कि तत्व कौन सा है, कितना पाया जाता है वो देखिए। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वो तो है भैया ऑक्सीजन, क्या है, O2, ठीक है। कितना परसेंटेज, 65%। सेकेंड पे आता है कार्बन 18.5%। तो कहाँ 65, कहाँ 18, बहुत कम है। फिर देखिए हाइड्रोजन, तो ये तो इसका भी आधा है 9.5%। उसके बाद आता है नाइट्रोजन 3.2, फिर कैल्शियम 1.5% और उसके बाद फास्फोरस है 1.5%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं। हाँ आगे देखिए, अभी और भी है। अभी देखिए पोटेशियम, ये कितना पाया जाता है, 0.4%। सल्फर को देखिए 0.3%। सोडियम 0.2%। क्लोरीन देखिए 0.2%। मैग्नीशियम 0.2। लोहा देखिए कितना कम पाया जाता है, 0.004%। अन्य में देखिए 0.046%, ठीक है। तो हो सकता है हमसे यही पूछ लें कि हमारी बॉडी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो इन सबको देखे रहिए, जो नहीं है अन्य दिया हुआ है तो हो सकता है अन्य में और भी कुछ पाया जाता हो। चलिए फिलहाल के लिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं कुछ अन्य अपरमाणविक कण यानी सम अदर सबटॉमिक जो मतलब ये पार्टिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ था 11 फरवरी 2024 में क्रोनोलॉजी में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कण दिए हैं। सबसे पहला जो कण है वो है पॉजिट्रॉन और इसका संकेत देखिए इस तरह से होता है। खोजकर्ता देख लीजिए CD एंडरसन है, 1932 में खोज किए थे। इसका द्रव्यमान होता है नगण्य, ठीक है।
फिर देखिए दूसरा है मेशान, तो मेशान हमसे पूछा गया था, पॉजिट्रॉन भी पूछा गया था, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था दरअसल, ठीक। देखिए युकावा के द्वारा खोज की गई 1935 में, और इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना जो है होता है द्रव्यमान। तीसरा है न्यूट्रिनो, ठीक है, पूछा गया था, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पाउली के द्वारा खोज की गई 1930 में, अनिश्चित होता है इसका द्रव्यमान, ठीक है। अगला देखिए एंटी प्रोटॉन, और एंटी जो प्रोटॉन है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सेग्रे और चैम्बरलेन, इनके द्वारा 1955 में इसकी खोज की गई थी, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो देखिए 1.00757 होता है। लास्ट है अपना एंटी न्यूट्रॉन, और इसको देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, कॉर्क के द्वारा 1956 में इसकी खोज की गई थी, और 1.00893 जो है ये इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बन चुका है, फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिए हुए हैं, अब दिए हुए हैं आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की जो तुलनात्मक विशेषताएं हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। सारणी में आपको एक साइड गुण या विशेषता दिए हैं, दूसरी साइड आवर्त सारणी में यानी पीरियड में देख लीजिए, और वर्ग यानी ग्रुप में देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है गुण या विशेषता वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आवर्त यानी पीरियड में तो बाएं से दाएं जाने पर 1 से बढ़कर के 8 तक हो जाता है, ठीक है। और जबकि वर्ग में यानी ग्रुप में आप देखेंगे तो एक वर्ग के सभी तत्वों में जो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो समान होते हैं। दूसरा क्या है संयोजकता, तो संयोजकता अगर पीरियड में देखेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घट करके 0 रह जाती है, ठीक है, संयोजकता। और ग्रुप में आप देखें तो एक वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो समान होती है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों का एक जैसा ग्रुप में व्यवहार है। फिर देखिए परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या की यदि बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है, और जो वर्ग है अगर आप उसमें बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। धात्विक गुण की यदि बात करें तो धात्विक गुण आप देखें तो आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि ग्रुप में आप देखिए तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। यदि आयनन विभव की बात करें तो जो मतलब कि बाएं से दाएं जाने पर आप देखिए ये बढ़ता है, जबकि ग्रुप में आप देखें तो एक सेकेंड कहाँ गया, ये देखिए क्या देख रहे थे आयनन विभव ना, तो जो ग्रुप में आप देखिए ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो पीरियड यानी आवर्त में आप देखिए तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि ग्रुप यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता आप देखिए तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर घटती है मतलब वर्ग में। फिर आक्षीकरण गुण आक्षीकारक गुण है दरअसल बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और ग्रुप में आप देखिए तो ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है। अपचायक गुण आप देखिए तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है आवर्त में, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है वो क्या है, वो है कक्षीय मतलब संकरण, ठीक है। तो कक्षीय संकरण देखिए इसके प्रमुख प्रकार आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये तो कभी नहीं पूछा गया है, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं, छोड़ दे क्या इसको, खैर देख लेते हैं ऐसा क्या है। चलिए पहला संस्करण है एसपी संस्करण, तो ये रेखीय आकृति का होता है। एसपी स्क्वायर संस्करण त्रिकोणीय आकृति का होता है। एसपी क्यूब जो संस्करण है ये चतुष्कोणीय पिरामिडीय आकार की जो है आकृति होता है। एसपी क्यूब डी संस्करण ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। एसपी क्यूब डी स्क्वायर संस्करण ये अष्टफलकीय आकृति का होता है। क्यों देखना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टॉपिक बस वही पूछे जाएंगे, कुछ नया भी तो पूछ सकते हैं। तो इस वजह से अगर कुछ नया दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है विशेषज्ञ लोगों के द्वारा ये सीरीज बनाई गई है, कुछ सोच के ही दिए होंगे, ऐसे हवाबाजी में तो देते नहीं है चीज, ठीक। अब हम देखेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में जो अंतर है वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। सबसे पहला आप देखिए भौतिक परिवर्तन, दूसरी साइड है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने आटा साना मतलब आटे का मतलब कहते हैं ना गीला करके उसको गूंदना बोलते हैं बहुत सारे लोग फैशन में, हम लोग आटा सानने ही बोलते हैं। रोटी बनाते समय उसको कहते हैं आटा सान उनकी रख दिए। तो सपोज दैट आपने आटा साना और उससे गोल गोल रोटी बनाया, आपको मन किया नहीं गोल गोल रोटी नहीं बनाएंगे, उसको फिर से जो है मतलब कि वैसे ही सुकोड़ा और सुकोड़ करके उसको आपने मतलब फिर से बेला और बेल करके उसको चाकू से काट के मटरी टाइप का शेप दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है। आपने आटे को मतलब कि रोटी जैसा बनाया, उसके बाद मन किया कि नहीं हम इसको फिर से गोला करके आटे जैसा ही रख देंगे, तो फिर से वैसा कर लिया। तो ये है भौतिक परिवर्तन, मतलब उसमें कोई भी
ऐसा चेंज नहीं हो रहा है कि आप उसको दोबारा से सेम टू सेम ना कर सकें। जबकि जो केमिकल जो परिवर्तन होता है यानी रासायनिक परिवर्तन, इसमें आप देखें तो नया पदार्थ बन जाता है। अर्थात अगर आपने आटा साना और आटा सान के रोटी बेल के उसको सेक दिए, उसकी सेकाई कर दिए, तो आप दोबारा से उसको ना आटा नहीं बना सकते, किसी कीमत पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप देखिए ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है, सेम जिस स्थिति से आपने उसको अलग किया था उसी स्थिति में आप उसको दोबारा ला सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में तो रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, सेम स्थिति में आप उसे दोबारा नहीं वापस कर सकते, यानी कि दही से आप दूध दोबारा नहीं बना सकते, ठीक। अगला देखिए भौतिक परिवर्तन, ये एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि जो केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन है ये एक स्थायी परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है ये आसानी से उत्क्रमणीय होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है ये प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। आगे देखिए भौतिक परिवर्तन में प्रायः अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश यानी ऊर्जा अवशोषित होती है, निकलती है। जबकि केमिकल जो रिएक्शन है यानी केमिकल रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा यानी प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित होती है या फिर निकलती है, ठीक है। फिर आप देखिए जो भौतिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि आटा मतलब कि आप उसको कोई भी शेप दे करके फिर से आटा जैसा बना लोगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नोट में देकर के दिया है, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOS का जो ट्वाइस है इसका प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये देख लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। BPSC जो है ना वो अक्सर इस तरह के सूत्र वगैरह पूछता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है ना वो क्या है, अगले में आपको बता रहे हैं कि प्रमुख लवण और उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। तो चलिए देख लेते हैं। एक साइड लवण का नाम दिया है, एक साइड रासायनिक नाम और एक साइड उपयोग। खूब पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको अपना साधारण नमक ही दिया हुआ है जो टाटा नमक है। चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, यानी कि NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl। खाने के जो अचार के परिरक्षण तथा मांस व माछली के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। भोजन में नमक न रहे तो समझ लो जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं है। आगे देखिए धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा कई बार पूछा है आरओ ने। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देखिए तब तो पता चले। धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, यही पूछा है। दरअसल एक साइड नाम दिया और इस साइड उसका जो रासायनिक नाम है वो पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं? Na2CO3 कहा जाता है। कपड़ा धोने, कांच, कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है NaSCO3। और बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी देख लीजिए, इसका तो सूत्र देख के ना पसीने आ जाते हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है। K2SO4 फिर Al2SO4 अपना अपना देख लीजिएगा। पूछा कभी नहीं गया है, देख लीजिएगा क्या है ये, ठीक है। भगवान करे पूछा भी ना जाए, मुझसे तो याद ही नहीं होता ये कभी, ठीक है। तो फिटकरी की यदि बात करें तो रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने और पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिटकरी को ना पानी को शुद्ध करने में यूज़ करते हैं। जो क्लास 3 की NCERT EVS है ना उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया। वो सीटेट में काम आता है। आप लोगों में से कोई है जो सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हो तो बताए मुझे। चलिए आगे देखिए। अगला है सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 इसका जो है नाम है, मतलब वो सूत्र है। बारूद बनाने और उर्वरक बनाने के रूप में सोरा जो है वो उपयोगी होता है। फिर आप देखिए नीला थोथा, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है नीला थोथा को, ठीक है। कॉपर सल्फेट इसे कहा जाता है CuSO4 और 5H2O, ये इसका सूत्र है। कहाँ पे यूज़ होता है? तो कवकनाशी, विद्युत लेपन, रंगाई और छपाई में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा पूछा गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ कई बार जो पूछे गए हैं। और वो है अपना साधारण नमक, ठीक है, तो टाटा नमक साधारण नमक, धावन सोडा, खाने का सोडा, नीला थोथा, ये बहुत बार पूछे गए हैं आरओ में, ठीक है। बाकी ये फिटकरी और सोडा नया नया दिया हुआ है। आगे देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है, खूब पूछा जाता है। PCS का मोस्ट फेवरेट टॉपिक टाइप का रहा है। हालांकि इस बार जो PCS का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा अलग टाइप कराया गया, बाकी हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन वो बनाते रहे हैं। चलिए देखेंगे। एक साइड आपको मतलब कि अम्ल का नाम दिया गया है, दूसरी साइड किससे निकलता है, मतलब किससे मिलता है ये।
सबसे पहला देखिए सेब, जो अपना फ्रूट्स है, फ्रूट्स में मतलब जो सेब है ना, एप्पल, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, पूछा जा चुका है। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक, इसमें आपको मेथनोइक या फार्मिक एसिड मिलता है, तो ये भी पूछा जा चुका है। सिरका, एसिटिक अम्ल, ये भी पूछा जा चुका है। यानी कि इसमें जितने दिए ना सब पूछे गए हैं, दरअसल मैंने देखा है। दही, मतलब कि जो खट्टा दूध होता है, खट्टा दूध एग्जैक्टली नहीं होता है, उसको खट्टा बनाया जाता है ज़बरदस्ती उसमें जामुन और डाल के। ठीक है, तो जो दूध खट्टा हो जाए, दूध यानी दूध खराब हो जाए तो खट्टा हो जाता है। नॉर्मल जो दूध होता है वो बिल्कुल खट्टा वट्टा नहीं होता, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो दही जो होता है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अंगूर और इमली में देखिए टार्टेरिक अम्ल, नारंगी, संतरा और नींबू में आप देखिए सिट्रिक अम्ल, पालक में देखिए ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, आंवला यानी सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उसमें आप देखिए विटामिन सी वाले जो भी सोर्सेज हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड उसमें मिल जाता है। अगला आगे है नहीं, आगे और नहीं दिया गया है। अगला जो टॉपिक दिए हैं वो दिए हैं साधारण जल तथा भारी जल का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो भारी जल को क्या कहते हैं? D2O कहा जाता है। क्या कहते हैं? D2O। साधारण जल को क्या कहते हैं? H2O। चलिए देख लेते हैं। गुण में आपको दिया गया है STP पर घनत्व, और साधारण जल में कितना होता है? 0.9982, और D2O यानी भारी जल पे 1.1056। फिर देखिए हिमांक पे तो 0 डिग्री सेल्सियस साधारण जो पानी है वो, और 3.8 डिग्री सेल्सियस भारी जल पे होता है। ठीक है, क्वथनांक देखिए, क्वथनांक यानी जो उबलने वाला बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। तो साधारण जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और D2 यानी भारी जल का 101.42 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम घनत्व जो है, जो भारी जल है उसका देखिए 11.6 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि जो हमारा साधारण जल है उसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क, तो ये भी पूछा जाता है, खूब पूछा जाने वाला टॉपिक है। कॉपर वगैरह बहुत पूछा गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली जो धातु दी है वो कौन सी है? वो है हमारी बिस्मथ, और इसका अयस्क होता है बिस्मथिनाइट। ठीक है, तो बिस्मथिनाइट। कॉपर देखिए, कॉपर का अयस्क बहुत पूछा गया है। ठीक है, मतलब देख लीजिए, एजुराइट, कॉपर पायराइट, कैल्कोपायराइट और कैल्कोसाइट और क्यूप्राइट। ठीक है, सब पूछे जा चुके हैं। कैल्शियम का देखिए, तो कैल्शियम के जो अयस्क हैं वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, जिप्सम, फ्लोर, स्पार और फास्फोराइट। ठीक है, कैडमियम की यदि बात करें तो जो कैडमियम है ना, इसका अयस्क होता है ग्रीनोकाइट। एंटीमनी का, इसको ये भी देखे रहिएगा। ठीक है, क्या पता ये नाम ना दे करके केवल यही दे दें तो और एक आफत हो जाएगी। ठीक है, तो कैडमियम का देखिए ग्रीनोकाइट होता है। एंटीमनी का होता है स्टिबनाइट। कोबाल्ट का क्या होता है? स्मेल्टाइट। क्रोमियम का देखिए क्रोमाइट होता है। एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम वाला देख लीजिएगा, खूब पूछा जाने वाला है ये। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, कोरंडम पूछा जा चुका है, और डायस्पोर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर। सोडियम का देख लीजिए, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और बोरिक्स होता है। ठीक है, टिन का क्या होता है? कैसीटेराइट होता है। सोना यानी AU इसका क्या होता है? सिल्वेनाइट, काल्वेराइट। ठीक, चांदी का देखिए यानी Ag, तो Ag जो है ये चांदी का सिंबल होता है, तो इसका क्या होता है? इसका देखिए नेटिव सिल्वर होता है। ठीक है, दूसरा है अर्जेंटाइट। ठीक है, तीसरा क्या है? क्लोरार्जीराइट। ठीक है, फिर आता है जिंक यानी कि जस्ता, और इसका देख लीजिए क्या होता है? स्फाइलेराइट। ठीक है, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट और कैलामाइन, कैलामाइन पूछा जा चुका है। ठीक है, और जिंकाइट। ठीक, तो कैलामाइन पूछा जा चुका है, जिंकाइट वगैरह देख लीजिए। निकल का देखिए क्या होता है? मिलेराइट, तो मिलेराइट किसका होता है? निकल का होता है। आगे क्या दिए हुए हैं? आगे पोटेशियम दिए हुए हैं। हाँ, चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम का देखिए, पहले तो सिंबल ही देख लीजिए, देख करके लगेगा, मतलब सपोज दैट पोटेशियम का सिंबल नहीं पता, पी लिखा है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ पी ही होता होगा, पोटेशियम नहीं, के होता है। ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको तो नहीं पूछेंगे क्योंकि सब में पोटेशियम ऑलरेडी लगा हुआ है। बेरियम का देखिए क्या हो जाएगा? बेराइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। ठीक है, तो ये कार्नेलाइट ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान से देख लीजिए। मैग्नीशियम का है क्या क्या? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। फिर आता है अपना मरकरी। ठीक है, तो मरकरी से होने वाला रोग पूछा गया था इस बार। ठीक है, उसमें मतलब आरो में ही। तो आप देखिए मरकरी, सिनेबार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिनेबार। मैग्नीज का देखिए, तो ये इसका जो अयस्क होता है वो होता है पायरोलुसाइट।
फेरस का देख लीजिए, लोहा जिसको कहते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, सीडेराइट पूछा जा चुका है, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यूरेनियम, और इसका क्या होता है पिच ब्लेंड, यूरेनिनाइट और कार्नोटाइट। लेड का क्या होता है, गैलेना, पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला टॉपिक, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कुछ मिश्र धातुएं और उनका संगठन। बहुत पूछा जाता है, इस मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहली जो मिश्र धातु है अपनी वो है पीतल। किससे मिलकर के बनी हुई है, तांबा और जिंक से। ये कभी नहीं पूछा गया कि कितने % तांबा है, कितने % जिंक है, लेकिन हाँ कौन से तत्व है, क्या मतलब कौन सी मतलब कि कौन सा संगठन है वो पूछा गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, पीतल का तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बनता है। गन मेटल पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, तांबा, जिंक और टिन का मिश्रण है ये। स्टेनलेस स्टील पूछा जाने लायक है ही। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। मुंट धातु जो है वो आप देखिए तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है। डच धातु तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है। जर्मन सिल्वर पूछा जा चुका है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी मैंने देखा था कि मतलब सिल्वर नाम में तो सिल्वर है लेकिन उसमें ना सिल्वर का मिश्रण नहीं होता, तो आप देखिए वो जर्मन सिल्वर है। तांबा, निकेल और जिंक का मिला जुला रूप है, सबसे ज़्यादा तांबा ही होता है इसमें, ठीक है, फिर जिंक, फिर निकेल। फिर कांसा देखिए, तांबा और टिन से मिलकर के बना हुआ है कांसा। मैग्नीशियम की बात करें तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। ड्यूरेलुमिन, ये जो है एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। नाइक्रोम, तो ये जो हीटर वगैरह होते हैं ना उसमें जो तार जलता है वही है नाइक्रोम। तो ये जो है निकिल, लोहा, क्रोमियम तथा मैग्नीज से मिलकर के बनता है, ठीक है। टाका देखिए भैया, सोल्डर, कंधा मत समझ लीजिएगा ये किससे मिलकर बनता है, सीसा और टिन से। फिर आप देखिए टाइप मेटल, ये किससे मिलकर के बनता है, सीसा, एंटीमनी और टिन से, ठीक है। तो ये जो सोल्डर है ये खूब पूछा गया है, कहाँ, अपने PCS में, ठीक है। तो ये सीसा और टिन से मिलकर के बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है हमारा वो है मतलब धातुएं और उनके यौगिकों का उपयोग, ठीक है। तो जो धातु है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये हमें देखना है। तो एक साइड क्रम वगैरह तो देखने से कोई मतलब है नहीं, एक साइड धातु और यौगिक दिया है, दूसरी साइड उपयोग दिया है। सबसे पहले देखिए पारा यानी Hg, और इसको आप देखिए कहाँ पे उपयोग करते हैं, थर्मामीटर, अमलगम और सिंदूर बनाने में। नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड, और इसको कहाँ उपयोग करते हैं, कैलोमेल के निर्माण और कीटनाशक के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में। मैग्नीशियम का जो उपयोग है वो देखिए फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो इसको देख लीजिएगा अपना सूत्र वगैरह MgCO3, ये दंत मंजन, दवा, जिप्सम सॉल्ट के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करें तो चीनी उद्योग में, शीरे से चीनी तैयार करने में, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है, तो रुई की सजावट में। कैल्शियम की यदि बात करें तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की यदि बात करें तो टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग होता है। जिप्सम की बात करें तो अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, सूत्र वगैरह देख लीजिए, बहुत भारी भरकम सा है। मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में जो उपयोग होता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कहते हैं ना प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथ टूट जाता है, तो वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पेरिस से आता है क्या, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्यों, आखिरकार पेरिस क्यों लगा हुआ है, आप लोग बताइएगा मुझे। चलिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो कीटाणुनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग होता है, ठीक है। कॉपर की बात करें तो बिजली का तार और पीतल बनाने में। तो कहते हैं ना कॉपर, मोटर वगैरह जो है अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें कॉपर की वायरिंग कराई जाती है कि भैया, बाइंडिंग कराई जाती है वायरिंग में कि कॉपर का ही तार भरना वरना अच्छा चलेगा नहीं। चलिए आगे देखिए। फिर आता है कॉपर सल्फेट, ये हाँ इसी को तो नीला थोथा भी कहते हैं, ये तो हमने बताया ही नहीं। तो देखिए कहाँ मतलब इसका उपयोग किया जा रहा है, विद्युत सेलों के निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में और कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में। तो नीले थोथे का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि नीला थोथा बहुत बार पूछा गया है तो इस वजह से जाने रहिए। एक तो कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं और इसका उपयोग विद्युत सेल के निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में और कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में होता है। अगला है अपना क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसका उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में होता है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आगे देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो लाल कांच के निर्माण और कीटाणुनाशक या कीटनाशक के रूप में। क्लोरीन देखिए तो मस्टर्ड गैस बनाने में, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में, ठीक है।
ब्रोमीन को देखिए तो औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन, तो आयोडीन वाला जो नमक है उसको देखिए, इसका उपयोग रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है अपना सल्फर, और सल्फर का जो है उपयोग कहाँ करते हैं, तो औषधि, और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि औषधि नहीं होता, औषधि होता है। ध्यान से देख लीजिए, हिंदी की एक वर्तनी आपको यहाँ क्लियर हो रही है कि जो सल्फर है ना उसका उपयोग औषधि, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में होता है। फास्फोरस की यदि बात करें तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस का दिया सलाई के निर्माण में, फास्फोरस ब्रांज में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन देखिए तो अमोनिया उत्पादन, कार्बन यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन तो रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, रॉकेट ईंधन जो है इसके रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, DTO जिसे हम भारी जल कहते हैं, तो न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेट यौगिक के निर्माण तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। BPSC ने भी इसको कई बार पूछा है, अपने UP PCS ने भी पूछा है, RO ने भी पूछा है कि इसको हम लोग मंदक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग है, अम्लराज, क्लोरीन रंग और क्लोराइड लवण के निर्माण में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो स्टोरेज, बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। अमोनिया की बात करें तो रेयान बनाने, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को बहुत पूछा गया है, तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और यही तो है हंसने वाली गैस, यानी हंसाने वाली गैस, ये थोड़ी हंसती है, लोगों को हंसाती है। फिर देखिए प्रोड्यूसर गैस, तो भट्टी को गर्म करने, सस्ते ईंधन और धातु निष्कर्षण में। वाटर गैस का जो उपयोग है ये निष्क्रिय वातावरण तैयार करने, वेल्डिंग के कार्य में उपयोगी है। और फिटकरी, फिर आ गया, देखो कितना गंदा सा इसका सूत्र है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने, कपड़ों की रंगाई आदि में इसका उपयोग होता है फिटकरी का। जिंक की बात करें तो बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में, और जिंक ऑक्साइड जो है मलहम बनाने में तथा पोर्सिलिन में चमक लाने में इसका उपयोग करते हैं। जिंक सल्फाइड स्वेट पिगमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फेरस की बात करें तो फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। फेरस ऑक्साइड का हरा कांच बनाने में किसका होता है, पूछा गया है। फेरिक ऑक्साइड देखिए तो फेरिक ऑक्साइड जो है ना ये फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में उपयोग आता है। पोटेशियम ब्रोमाइड कई बार पूछा गया है, फोटोग्राफी में उपयोगी है। पोटेशियम नाइट्रेट देखिए तो बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट तो उर्वरक बनाने में। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है ये बेकरी यानी जहाँ पे वो केक वगैरह बनता है ना वहाँ पे इसका उपयोग आता है। अब हम देखेंगे अगला जो है वो क्या है। अब देखिए रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक नाम और सूत्र देख लीजिए। ठीक है, तो इसको भी देखना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है हमारा रासायनिक पदार्थ धावन सोडा, जिसे हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र देखिए Na2CO3 है। दूसरा है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3। और फिर देखिए कास्टिक सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं NaOH। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl। विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। देख रहे हैं कितना बड़ा सा सूत्र है, CaOClCl और CaOCl2, इस तरह से रहे छोटा सा। फिर आगे क्या रहा है, पोटेशियम फिटकरी, फिर से आ गया, देख के गुस्सा। एक कहावत है, जेका देखे मूड पिरा है वह हमरे दुआरे आवे, वही कहा दी है, बार बार आ जा रहा है। फिटकरी देखिए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, शुरू कहाँ से होगा, तो पोटेशियम के से शुरू होगा, K2SO4 Al2SO4, फिर 24H2O। देख लीजिएगा, मुझे ये बहुत गंदा लगता है देखने में। फिर देखिए शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, जिससे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मिथेनोम कहाँ घुसे जा रहे हो जी तुम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 ठोस। ठीक है, फिर देखिए मार्श गैस, कई बार पूछा गया है, गोबर गैस कहते हैं इसको, मीथेन CH4। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड, किसको कहते हैं, आयरन पायराइड को, FeS। ठीक है, तो आगे देखिए रेड लेड, ये क्या है, ट्राई प्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो ये है भैया Pb3O4। चूने का पानी यानी बुझा हुआ चूना, तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और CaOS2 ये इसका सूत्र होता है। बुझा हुआ मतलब चूना बिना बुझा हुआ, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम CaO। ठीक है,
जिप्सम देखिए कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, CaSO4 2H2O, ठीक है। चूने का पत्थर यानी लाइमस्टोन या चौक, तो इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। नीला तोता आ गया कॉपर सल्फेट, कई बार पूछा गया है तो इसको देखना ही पड़ेगा, CuSO4 5H2O। फिर आ रहा है अपना सुहागा बोरेक्स, इसका जो सूत्र है ये भी देखो इतना बड़ा सा है, Na2B4O7.10H2O। फिर आप देखिए नौशादर, ये भी पूछा जा चुका है, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है। अगला जो है अपना वो है पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स। तो एक साइड आपको पदार्थ का नाम दिया है, दूसरे साइड नेचुरल सोर्स कौन से हैं ये दिए हैं। सबसे पहले क्या है, केशिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दूध और पनीर से। निकोटीन तंबाकू, तो पूछा जाता है ना निकोटीन मतलब तंबाकू में क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिए निकोटीन। कैफीन जो है ये आपको चाय, कॉफ़ी, कोको और चॉकलेट में मिलता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल तो अभी हमने देखा था, जो मतलब चींटी, बिच्छू के डंक आदि में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो जब बिच्छू डंक मार देती है तो क्या होता है, भयानक दर्द होता है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ना फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। आगे देखते हैं कांच का रंग और धातुओं के जो यौगिक हैं उन्हें। तो कांच का रंग जो है जो आपको गहरा नीला कलर का मिलता है, किसकी वजह से, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। गहरा लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, नारंगी देखिए तो सिलेनियम ऑक्साइड, पीला जो है वो कैडमियम सल्फाइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड और हरा जो है ना वो फेरस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो गहरा नीला वाला पूछा गया है कोबाल्ट ऑक्साइड, गहरा लाल देख लीजिए क्यूप्रस ऑक्साइड, नारंगी सिलेनियम ऑक्साइड और जो पीला है वो कैडमियम सल्फाइड, भूरा देखिए फेरिक ऑक्साइड, लोहा से करके आप इसको याद कर लीजिएगा, और हरा जो है वो फेरस ऑक्साइड है, ये है। ये खूब पूछा जाता है, इसको ना क्रोनोलॉजी में खूब पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कई बार पूछा गया ना सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो क्या है हमारे ये मतलब ये टॉपिक क्या है कि विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। तो चलिए देख लेते हैं। गोबर के उपले तो पता है कि नहीं, गोबर के उपले गांव वाले जानते हैं, शहर वाले क्या जानेंगे। हम लोग गांव के भैया देहाती लोग हैं तो हम लोग तो जानते ही हैं गोबर के उपले क्या है। तो वही गोबर, गाय भैंस का गोबर, उसको बढ़िया डिज़ाइन में लोग करके सुखा लेते हैं, तो उससे क्या होता है उसको बाद में फिर चूल्हे में लगा करके खाना वाना बनाया जाता है। खैर, गोबर के जो उपले हैं इसका मतलब ऊष्मीय मान कितना होता है, तो ये होता है 6000 से 8000 किलो जूल तक, ठीक है। लकड़ी का देख लीजिए तो 17000 से 22000 तक, कोयला का देखिए 25000 से 33000 जूल तक, पेट्रोल का देखिए 45000, मिट्टी के तेल का 45000, डीजल का भी 45000, मीथेन का 50000, ठीक है। CNG का कितना होता है, तो CNG का देखिए 50000 और LPG का 55000 तक होता है। जैव गैस का 35000 से 40000। लेकिन हाइड्रोजन का देखो भैया 1,50,000 जूल तक चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है, कई बार बना हुआ है। क्रोनोलॉजी में देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का मिलेगा, फिर उसके बाद जो अन्य हैं वो मिल जाएगा। हाइड्रोजन के बाद आप देखिए LPG का मिलेगा, ठीक है। LPG के बाद फिर 50,000 में आपको मीथेन और CNG मिल रहे हैं, फिर मिट्टी का तेल डीजल 45,000 मिल रहा है और पेट्रोल का भी 45,000 है। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 याद कर लीजिए, बहुत है, कितना याद करेंगे। अब क्या है, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है ये आपको बता रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं। यानी कि भार W और द्रव्यमान M, मास, दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए, पृथ्वी का आकर्षण बल, भार जो है ये आपको हम बता रहे हैं, और वस्तु या पदार्थ का परिमाण जो है ये आपको मास में देखने को मिलता है। यानी द्रव्यमान में जो भार होता है ना इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। जो भार है हमारा वो सदिश राशि, सदिश राशि से याद आया, सदिश और अदिश राशियाँ अभी तक नहीं आई, चलो क्या पता आगे हो। भार का देखिए यह एक सदिश राशि है, द्रव्यमान ये एक अदिश राशि है, ठीक है। फिर आप देखिए वस्तु का भार जो है जो वो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आप देखिए कि प्रत्येक स्थान पर एक जैसा रहता है, ठीक है। मतलब बहुत ईमानदार है, वो हर जगह एक ही जैसा रहेगा। अब देखिए भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो, तो इसको तो हम लोग ऊपर देखे थे ना कि निर्वात में 3 × 10⁸, जल में था 2.25 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, हीरा का था 1.24 × 10⁸। ऊपर देख के आए थे तो फटाफट देख लिए। चलिए आगे देखेंगे। और समझ आ रहा है ये मतलब कि स्पेशली जो आरो है ना उसी के लिए रिवीजन सीरीज बनाई गई है घटना चक्र के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
अब है हमारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जो विभिन्न माध्यम हैं उनमें ध्वनि की चाल कितनी होती है। सबसे पहले वायु में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होती है। वायु अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे है तो फिर देखिए 344 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल 25 डिग्री सेल्सियस पर 1531 मीटर पर सेकंड। और एल्यूमिनियम देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर पर सेकंड। और लोहा का देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 5950 मीटर पर सेकंड। और स्टील का 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है तो 5960 मीटर पर सेकंड है ध्वनि की चाल है कि वायु की चाल है, ध्वनि की चाल है दरअसल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान आपको यहाँ अगला जो है वो दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। आर्किमिडीज का तो बहुत पूछा जाता है तो इसको देख ही लेंगे। ठीक है, एक साइड क्या दिया है वैज्ञानिक का नाम, दूसरी साइड आपको दिया है प्रमुख योगदान और आविष्कार, और तीसरी साइड देश तो ऐसा पूछा नहीं जाता। हाँ, कभी कभी स्टेटमेंट में बन सकता है कि फलाने के द्वारा ढिमकाना जो आविष्कार किया गया और ये वहाँ के निवासी थे या वहाँ के नागरिक थे, तो इस तरह का मतलब बन जाता है स्टेटमेंट कभी कभी। चलिए सबसे पहले जो है ना वो आर्किमिडीज साहब का नाम दिया हुआ है। क्या इनके द्वारा दिया गया है प्रमुख योगदान, तो इन्होंने ना उत्प्लावकता का नियम दिया है। ठीक है, और उत्तोलक का नियम भी इनके द्वारा दिया गया, यूनान के थे ये। गैलीलियो का देख लीजिए, इनके द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया और इटली के थे। ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया और ये हॉलैंड के थे। आइजक न्यूटन इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, गति के नियम दिए, परावर्ती दूरदर्शक के बारे में बताया, तो ये इंग्लैंड के थे। फिर आप देखिए माइकल फैराडे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए और कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल इनके द्वारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लैंड के हैं। और अगले जो हैं वो हैं हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, इनके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत है वो दिया गया, जर्मनी के हैं। जगदीश चंद्र बसु ये अतुई लघु रेडियो तरंगों के बारे में बताए हैं और कहाँ से हैं तो भारत देश से हैं। ठीक है, WC रोएंटजन यानी कि वही रॉन्टजन जिनको कहते हैं, एक्स किरणें खोजी हैं, जर्मनी के द्वारा हैं। और J.J. टॉमसन के द्वारा जो है देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है और ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, जो मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी हैं इनके द्वारा रेडियम और पोलिनियम की खोज की गई, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया गया और ये पोलैंड के हैं। अगला जो नाम है वो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का है और इनके द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का विश्लेषण और आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो दिया गया और ये जर्मनी के हैं। ठीक है, फिर आप देखिए विक्टर फ्रांसिस हैस जो है ये इनके द्वारा कॉस्मिक विकिरण का जो सिद्धांत है दिया गया और ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। R.A. मिल्टन को देखिए तो इलेक्ट्रॉन आवेश की माप और अमेरिका के हैं। अर्नस्ट जो रदरफोर्ड है इन्होंने परमाणु का नाभिकीय जो सिद्धांत है वो दिया और न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, नील्स बोर के द्वारा क्या किया गया तो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल दिया गया और डेनमार्क के हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनके द्वारा अणुओं का मतलब जो अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है वो दिया गया और भारत देश से हैं। फिर आप देखिए लुइस विक्टर द ब्रॉगली इन्होंने द्रव्य का तरंग सिद्धांत दिया, फ्रांस से हैं। मेघनाथ साहा तापिक आयनन भारत से हैं। सत्येंद्रनाथ बोस इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का सिद्धांत दिया और ये भारत से हैं। ठीक है, वाल्फगैंग पॉली ये अपवर्जन नियम इनको द्वारा दिया गया और ये भी ऑस्ट्रिया से हैं। एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत दिए हैं, इटली से हैं। ठीक है, फिर वर्नर हेजनबर्ग के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता सिद्धांत दिया गया, जर्मनी से हैं। पॉल डिरेक इनके द्वारा आपेक्षिकी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया और क्वांटम सांख्यिकी सिद्धांत और कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। ठीक है, एडविन ह्यूबल इन्होंने प्रभारी विश्व का जो सिद्धांत है वो दिया, अमेरिका से हैं। अर्नेस्ट ऑरलैंडो और लॉरेंस, ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया, साइक्लोट्रॉन जो है ये बताया गया और अमेरिका के हैं। चैडविक ने तो भैया न्यूट्रॉन की खोज की थी और इंग्लैंड के हैं। हिडेकी युकावा बहुत बार इसको पूछा गया है, नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिए हैं, जापान से हैं। ठीक है, होमी जहांगीर भाभाजी और ये देखिए कॉस्मिक विकिरण का जो सोपानी प्रक्रम है उसके बारे में बताया है और भारत देश से संबंधित है। फिर आप देखिए लेव डेवी डोविक लैंडो, अब इतना अजीब सा नाम रहेगा, कैसे आदमी इसको ढंग से पढ़े। देखिए संघनित द्रव्य सिद्धांत जो है वो दिया और द्रव हीलियम का सिद्धांत दिया है और कहाँ से हैं तो रसिया से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चंद्रशेखर जी के द्वारा क्या दिया गया, तो चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना तथा विकास और ये भारत देश से हैं। जॉन बार्डीन इन्होंने ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत दिया, अमेरिका से हैं। C.H. टाउन्स ने मेशर लेसर का सिद्धांत दिया, अमेरिका से हैं।
अब्दुल सलाम के द्वारा, यानी अब्दुल नहीं है दरअसल अब्दुल सलाम है, तो इन्होंने दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं के एकीकरण का सिद्धांत दिया, और ये पाकिस्तान से है। ठीक है, पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, अरे बाप रे। चले, विभिन्न सिद्धांत पर आधारित प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमसे खूब पूछा जाता है। सबसे पहले जो भाप इंजन है, देखिए ऊष्मागतिकी के नियम पर काम करती है। नाभिकीय रिएक्टर, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो ये ना कई बार हमसे पूछा जाता है। जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करता है नाभिकीय रिएक्टर, इसको दे देते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो गलत हो जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर देखिए नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। रेडियो तथा टेलीविजन देखिए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन, संचरण, संसूचन पे काम करता है। कंप्यूटर देखिए तो अंकीय तर्क यानी कि डिजिटल लॉजिक। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन, तो अतिचालकता। लेसर की बात करें तो विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ठीक है, रॉकेट नोदन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो रॉकेट नोदन है वो न्यूटन के गति के नियम पे काम करता है। विद्युत जनित्र तो पूछा जाने वाला मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। फैराडे के विद्युत मतलब चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जल विद्युत शक्ति देखिए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, वायुयान को देखिए तो तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। कण त्वरित्र, तो ये जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति पर काम करता है। सोनार देखिए तो पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पे काम करता है, खूब पूछा जाता है ये। अगला देखिए प्रकाशिक रेसे, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, एकदम बहुत पूछा जाता है। अपरावर्ती, तो अपरावर्ती आवरण जो है तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पे काम करता है। संलयन परीक्षण रिएक्टर टोकामैक, तो ये जो है प्लाज्मा का विद्युत परिरोध पे काम करता है। बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन पे काम करता है। बोस आइंस्टीन दाब की यदि बात करें तो लेसर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है। और जो हमारा अगला है वो है कोलाइड्स के जो सामान्य उदाहरण है वो दिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कोलाइड्स के जो सामान्य उदाहरण है, एक प्रकार कोमलव की प्रकार दिया हुआ है, दूसरे साइड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कई बार ना हमसे इमल्सन पूछा गया दरअसल। तो सबसे पहला कौन सा है, ये है एरोसोल। ठीक है, तो एरोसोल क्या है, कोलाइड है। और एग्जांपल्स क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फोम देखिए तो जो फोम है ये आपको शेविंग क्रीम मिलेगा। इमल्सन तो दूध, फेस क्रीम, ये दोनों क्या है, इमल्सन है। फिर सोल की यदि बात करें तो मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़। फोम की बात करें तो रबड़, स्पंज। जेल देखिए जेली, पनीर, मक्खन। ठोस तो रंगीन, रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच आदि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर प्रमुख धातुएं फिर से आ रही हैं जो मिश्र धातुएं हैं, हालांकि अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, लेकिन इसमें उपयोग जो है वो अन्य दिए हुए हैं। वैसे तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, लेकिन इसमें ना कुछ और भी दे दिए हैं, देख लिया जाए। अब जैसे ये देखिए, ये अम्ल वगैरह अभी हम लोग ऊपर देखे थे, फिर से दे दिया गया। तो एक काम करते हैं, जब देख के ही आ रहे हैं तो छोड़ देते हैं, क्या बार बार क्यों उसको रिपीट करें। हाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे थे, पीडीएफ है, अगर आप लोगों का मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। बार बार हम लोग उसकी इसी बात को रिपीट नहीं करते, टाइम बहुत लग रहा है। तो ये चूँकि एसिड वगैरह ना, अब देखिए चूँकि अभी तक हम लोग फिजिक्स में ये देख रहे थे, अब ये चल रहा है हमारा केमिस्ट्री में वो चीज़ें रिपीट कर दी गई हैं। तो सपोज दैट जो लोग फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं वो लोग केमिस्ट्री में पढ़ लें, अल्लाह के साथ इस नियत से दिया गया है, तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ते। अब हम देखेंगे क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए आपको कहाँ मिलेगा, चूने के पानी में। फिर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में यूज़ होता है, तो ये कई बार हमसे पूछा है, पीसीएस के द्वारा पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप देखिए दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है, वो है हमारा संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। चलिए देखते हैं, ये देखिए भयानक भयानक सूत्र आ रहे हैं। ये जो मीथेनोइक अम्ल है ना, इसको पूछा गया था, जानते हैं कहाँ पे, जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी जो होता है मतलब कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, वहाँ पे मैंने देखा था इसको। दरअसल जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने की मेरी आदत है, तो उसी में देख लेते हैं कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो वही आपको हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए। एक साइड अम्ल का नाम है, दूसरी साइड साधारण नाम, तीसरी साइड IUPAC नाम दिया है।
सबसे पहले जो अम्ल का नाम है, सॉरी अम्ल का सूत्र दिया है वो HCOOH दिया हुआ है, ठीक है। साधारण नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल और इसका ही IUPAC नाम है मिथेनोइक अम्ल या एसिड, ठीक है। फिर आप देखिए CH3COOH तो एसिटिक अम्ल का नाम है और इसका जो मतलब IUPAC नेम है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। CH3CH2COOH ये इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपियोनिक अम्ल और इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। फिर आप देखिए इतना बड़ा सा है CH3CH2CH2COOH तो ये क्या है, ब्यूटेरिक अम्ल और IUPAC नाम क्या है इसका, ब्यूटेनोइक अम्ल। CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेरिक अम्ल और इसको IUPAC नेम क्या है, 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे जो है नाइट्रोजनी उर्वरक में जो नाइट्रोजन है उसको देखते हैं। तो जो नाइट्रोजनी उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आप देखिए तो अमोनियम सल्फेट में 21% होती है, अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में होता है 16%, गलत हो गया क्या, कैल्शियम नाइट्रेट में 16%, सोडियम नाइट्रेट में 21% और कैल्शियम साइनामाइड में 45%। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, हाँ फिर से देखते हैं। अमोनियम सल्फेट में 21%, अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, फिर देखिए कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनामाइड में 21% है, यूरिया में 45% है। तो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे इन्होंने कर दिया था तो गड़बड़ा गया था, अब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और अगला जो टॉपिक है वो इनके द्वारा क्या दिया गया है, वो दिया गया है फॉस्फेटी उर्वरक में जो प्राप्त फास्फेट है वो। तो सुपर फास्फेट में आप देखिए 16 से 47% और एमोफॉस में 48%, बेसिक स्लैग में 15 से 25%, हड्डी के चूरे में 20 से 35%, रॉक फास्फेट में 35 से 30%, कैल्शियम फॉस्फेट में 50% और मेटा फॉस्फेट में 64%, ठीक है। अब जो है पोटासी उर्वरकों में जो पोटास है उन्हें देख लीजिए। तो पोटासियम क्लोराइड में 48 से 60%, पोटासियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनिट में आप देखिए तो 12 से 16% और पोटासियम नाइट्रेट में 44%, लकड़ी की राख में 3 से 7% है और बचा क्या, तंबाकू का डंठल और इसमें कितना है 4 से 9%, ठीक। चलिए ऊपर नीचे पता नहीं क्यों कर दिए। अब आ गया है हमारा जीव विज्ञान, तो ये हम देख लेते हैं और इसी जीव विज्ञान के साथ ही आप देखेंगे कि ख़त्म हो जाएगा अपना ये टॉपिक जो मतलब विज्ञान का रिवीजन था वो। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो दिया हुआ है जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं। तो देखिए सबसे पहला जो जीव विज्ञान की शाखा और उपशाखा में है वो है हमारा जूलॉजी। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जो है वो जूलॉजी में किया जाता है। बॉटनी में क्या करते हैं हम लोग, तो बॉटनी में ना विभिन्न प्रकार के पादप व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। तो ये तो भागा जा रहा है स्क्रीन ही। फिर आता है अपना क्या, एक सेकेंड, फिर आता है पोलियो नहीं है ये दरअसल पैलियो बायोलॉजी और इसको क्या कहते हैं, जीवाश्मिकी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो जीवों जंतुओं एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पैलियो बॉटनी में क्या करते हैं, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में क्या करते हैं, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, तो जीवों के आनुवांशिक लक्षण तथा उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में आप देखिए तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी कई बार पूछा गया है, तो मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन होता है। जेरोंटोलॉजी पूछा गया है, मनुष्य के वृद्धावस्था और काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में आप देखिए तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, इथोलॉजी में, ठीक। बायोनॉमिक्स भी देख लीजिए, तो यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है जो जीवित जीवों या जीवित अंगों के जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करते हैं। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अध्ययन और डिज़ाइन के लिए अनुप्रयोग है। बायोनिक जो है ये शब्द 1958 में जैक ई स्टील के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए बायोनॉमिक्स, तो इसमें क्या करते हैं, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं और इसे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बायोनॉमिक्स को ही क्या कहते हैं, इकोलॉजी यानी इकोलॉजी। मायोलॉजी की बात करें तो मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन इसमें किया जाता है मायोलॉजी में। मैमोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी में क्या करते हैं, तो बायोनॉमी में हम लोग जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए बायोमेट्री में क्या करते हैं, तो गणित और सांख्यिकी इसकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर फ्रेनोलॉजी में क्या करते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं।
एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है, ठीक है। जो पैलिनोलॉजी है ये विभिन्न प्रकार के परागकणों के अध्ययन से संबंधित है। ओंकोलॉजी हमसे कई बार पूछा गया है, कैंसर व संबंधित जो ट्यूमर है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। टेरेटोलॉजी में क्या करते हैं, शारीरिक विज्ञान में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोलॉजी में क्या करते हैं, उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, तो अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिमाटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। लिथोट्रिप्सी ये क्या है, तो ये एक प्रकार की ना चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित जो पथरी है इसको तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो एक मेरे अंकल हैं वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रोसेस क्या है वो बता रहे थे फैमिली घर में किसी को जो है मतलब कि हो गया था वो किडनी में स्टोन, तो किडनी में स्टोन हो गया था, तो उनसे जो है डिस्कस किया जा रहा था कि कैसे करें। तो बता रहे थे ऑपरेशन होने का, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि एक टॉर्च होती है, उस टॉर्च के माध्यम से मतलब उसको उस टॉर्च से वहाँ पे जहाँ पे किडनी में स्टोन है वहाँ पे दिखाया जाता है, और वो जो मतलब स्टोन है वो टूट जाता है और फिर बाद में बाहर आ जाता है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, बाद में फिर ये तो पढ़ने से पता चला कि ये जो प्रक्रिया उनके द्वारा बताई जा रही थी वो लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया है। और ये क्या है, तो ये एक तरह का चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें जो किरणें हैं उनकी सहायता से गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की जो थैली में स्थित पथरी है उनको तोड़ करके मरीज का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो वो जो टॉर्च से इलाज किया जा रहा है वो यही है। हो सकता है आप लोगों ने भी मतलब किसी ना किसी के मुँह से ज़रूर सुना होगा। चलिए पैथोलॉजी की बात करेंगे तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों के कारकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, मुझे तो लगा ये पैरासिटामोल है, तो ये परजीवी जीवों के अध्ययन की बात करता है। वायरोलॉजी में देखिए तो वायरो ये तो एकदम ईजी सा है, वायरस का अध्ययन इसमें किया जाता है। और देखिए बैक्टीरियोलॉजी में जाहिर सी बात है बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा यानी कि जीवाणुओं का। एंटोमोलॉजी ये हमसे कई बार पूछा गया है और इसमें ना कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है अपना मिर्मिकोलॉजी, इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी में हम लोग मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी में सर्प से सांप ही है तो जाहिर सी बात है सांप का ही अध्ययन करेंगे। हर्पेटोलॉजी में हम लोग उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन करते हैं। उर्निथोलॉजी में तो उड़ने का काम पक्षियों के द्वारा किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में हम लोग त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। ट्रोफोलॉजी में पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन होता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अब ना कुछ प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित जो उत्पाद हैं उनको देख लेते हैं, ये भी हमसे खूब पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो है एपीकल्चर। इसमें क्या होता है एपीकल्चर में, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो एपीकल्चर कुल मिला के मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एवीकल्चर देखिए पक्षी पालन से संबंधित है। एक्वाकल्चर तो ये जलीय जीवों, जंतु और वनस्पतियों के संवर्धन से संबंधित है। एल्गा कल्चर इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर तो पीसने का काम जो है, मसाला पीस के मछली लोग बनाते हैं, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर देखिए तो फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित है ये। सेरीकल्चर तो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु जो कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट, उससे संबंधित है। देखिए सेरीकल्चर दूसरा है, सिल्वीकल्चर दूसरा है और ये वन संवर्धन से संबंधित है। स्पॉन्जीकल्चर तो स्पंज संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर देखिए फूलों की खेती है, पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की कृषि से संबंधित है, ठीक है। फिर क्या है अर्बोरिकल्चर और ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती से। पोमोलॉजी तो फलों की कृषि। एग्रोनॉमी जो है ये फसलों की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर की बात करें तो ये केचुआ मतलब पालन से संबंधित है, ठीक है। ऑस्ट्रीकल्चर देखिए तो व्यापार हेतु जो शीप होती है ना उसमें कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा ओलीकल्चर और ये जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर तो घोंघे यानी स्नेल का संवर्धन। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर जो है ये मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों व वनस्पतियों का संवर्धन। तो मानव उपभोग के लिए तो
पूरी पृथ्वी ही कम पड़ जा रही है, मतलब हर जगह घुस जा रहा है वो। मोरिकल्चर देखिए तो सहतूत की खेती, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स तो ये एरोपोनिक्स इसको कहते हैं। तो मृदा विहीन जो पादप संवर्धन है, यानी कि बिना मिट्टी के जो पेड़ पौधे उगाए जाने की बात है, वो इसमें की जाती है, ठीक है। इस और एरोकल्चर भी इसी को कहते हैं। देखिए विटामिन वाला मैंने जो मतलब कि टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। मतलब विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाना तय है, ऐसा हो ही नहीं सकता विटामिन से क्वेश्चन ना बने, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिलहाल के यहाँ भी देख लेते हैं। ये प्रमुख विटामिन और उनके जो सोर्स हैं उसको देख लेंगे, और उनकी कमी से होने वाले रोग भी देख लेंगे, ठीक है। तो एक साइड विटामिन का नाम दिया है, दूसरी साइड उसकी कमी से होने वाला रोग, तीसरे पे है उसके प्रमुख सोर्स, ठीक है। तो हमसे ना कभी कभी मतलब कि ये जो विटामिन ए है ये भी लिख के पूछ लेते हैं, कभी कभी इसका जो दूसरा नाम है जैसे रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, तो इस तरह के नाम दे करके पूछ लेते हैं कि चलो बताओ इससे होने वाली कौन सी, मतलब ना होने, मतलब इसकी कमी से कौन से होने वाले रोग हैं। तो हमें ना दोनों ही नाम पता होने चाहिए, कुल मिलाकर हम ये बता रहे हैं। चलिए, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये क्या हो गया, रतौंधी नामक जो रोग है जिसमें शाम को अच्छे से दिखता नहीं है वो हो जाता है। जीरोफ्थैलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, तो इस तरह के रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे बचे रहें तो क्या आपको खाना चाहिए? गाजर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल वगैरह, ठीक है। दूसरा है विटामिन B1, इसको थायमीन कहा जाता है। बेरी बेरी और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में आपको मिल जाता है। विटामिन बी को मतलब विटामिन B2 देखिए, राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है। किलोसिस नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है। पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी और पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसको खाने से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B3 इसे ना नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। पिलाग्रा यानी चर्मग्राह नामक एक रोग हो जाता है इसकी कमी से। ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध की फलियां आदि से आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन B5 देखिए, पैंटोथेनिक एसिड, चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद हो जाना, अंडे, दूध, मांस और मूंगफली से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B6 देखिए तो पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है। और रक्त क्षीणता यानी कि जो शरीर में, बॉडी में जो है आप देखें ब्लड की कमी हो जाएगी। चर्म रोग और पेशी ऐठन हो जाता है। ईस्ट, दूध, अनाज और मांस से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B7 देखिए, बायोटिन इसको बोला जाता है। चर्म रोग और बालों का झड़ना टाइप का रोग हो जाता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि खाने से आप इसकी कमी से बच सकते हैं। विटामिन B9 देखिए, फोलिक एसिड कहा जाता है। रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि हो जाती है, मतलब इस टाइप के रोग हो जाते हैं। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे खा करके आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन B12 को देखिए, राइनोकोबालामिन कहा जाता है, ठीक है। और घातक रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु आदि से आप इससे बच सकते हैं इसको खा करके। विटामिन जो C है देखिए, इसको स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। आंवला, नींबू और मतलब टमाटर, सब्जियां आदि खा करके आप इससे बच सकते हैं। अब देखिए, हमसे एक बार PCS ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि विटामिन C है वो किस में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, नींबू में नहीं, आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। विटामिन D को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ठीक है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश में आप रह करके ये जो विटामिन D है उसको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन E को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। इससे क्या हो जाता है, अगर ये हो जाए तो मतलब इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होना। और किस मतलब क्या खा कर ये बच सकते हैं? तेल, गेहूँ और अंडे की जर्दी और सोयाबीन आदि, ठीक है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मेरी आवाज़ को क्या हो गया। मेरा अचानक से ही पता नहीं कैसे सर बहुत तेज से दुखने लगा है वीडियो रिकॉर्ड करते समय। थोड़ा सा बचा है, हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वरना बेवजह स्किप हो जाएगा। फिर देखिए विटामिन के, और इसको क्या कहते हैं? नैफ्थोक्विनोन, ठीक है। और चोट पर मतलब कभी चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो रही हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और आप इसकी कमी से बच सकते हैं। हरी सब्जियां, सोया, अंडा बीन कह रहे हैं, अंडा बीन सॉरी फॉर दैट। तो हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया वगैरह खा करके आप बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे जो हमारे बॉडी में होने वाले रोग हैं वो, ठीक है, कौन सी कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, सपोज दैट अगर हमारी बॉडी में
लौह की कमी है यानी कि आयरन की कमी है तो क्या हो जाता है, एनीमिया यानी रक्तक्षीणता नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा नामक रोग हो जाता है। दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित मतलब ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव से मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन कमी हो जाए तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से मुर्गियों में रिकेट्स होता है, और क्या बच्चों में भी तो रिकेट्स हो जाता है, मुर्गियों में ही क्यों। आगे देखिए, प्रियांश नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है, तो मवेशियों में ना मैड काउ रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, पीसीएस पूछ चुका है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से देखिए तो जीरोफ्थैल्मिया और रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। पौधों में होने वाले जो प्रमुख जीवाणु जनित रोग हैं उन्हें देख लीजिए, जैसे जो आलू का सैथिल नामक रोग है ना, पोटैटो विल्ट एक रोग होता है, आलू में लगता है, ये किसकी वजह से हो जाता है, तो स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, बड़ा अजीब सा नाम है, इसके नामक एक जीवाणु होता है, इसकी वजह से आलू में ना सैथिल रोग लग जाता है। क्राउन गॉल रोग देखिए तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के कारण हो जाता है। बंद गोभी में जो काला गलन रोग है वो किसकी वजह से लग जाता है, तो आप देखिए जैंथोमोनास कैम्प्रिस्ट्रिस नामक कोई रोग मतलब कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है, जो भी है देख लीजिएगा अपना। नींबू में जो कैंकर या सिट्रस रोग है ये कई बार पूछा गया है, तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, तो ये किसकी वजह से हो जाता है, जैंथोमोनास सिट्री की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे पौधों के कारक जो कवक से मतलब हो जाते हैं वो, ठीक है, तो जीवाणु बैक्टीरिया ही तो है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। नींबू में जो कैंकर रोग है ना वो बैक्टीरिया से होता है। चलिए, पौधों में जो मतलब फंगस की वजह से रोग लगते हैं उन्हें देख लीजिए। तो गेहूं का जो काला किट्टा रोग है, पहले तो यही पूछ लेंगे कि चलो बताओ मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर जो है वायरस या फिर जो है मतलब कि किसी और वजह से, तो ध्यान रखिए कि फंगस की वजह से हो जाता है गेहूं में काला किट्टा रोग, ठीक है। तो पक्शिनिया ग्रेमिनिस और ट्रिट्रिसाई ये इसका नाम है। गेहूं का काला किट रोग जो है इस फंगस की वजह से लगता है। गेहूं में एक और रोग लगता है स्लथ कंड स्मट, ठीक है, किसकी वजह से, तो ये भी एक फंगस है, अस्टिलैगो नूड्रा ट्रिट्रिसाई, ठीक है। तो ट्रिट्रिसाई जहाँ दिखे समझ लीजिए कि फंगस से लगने वाला गेहूं का रोग है। आलू में एक अगेती अंगमारी रोग लग जाता है, तो ये बहुत समझ लीजिए आलू को एकदम खत्म ही करके रख देता है। और किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से, अल्टरनेरिया सोलेनी नामक फंगस है। आलू की जो पछेती रोग होता रहता है, इससे भी आलू निपट ही जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, समझ लीजिए आलू एकदम छोटी छोटी रह जाती है, बढ़ती ही नहीं है। और इसमें मतलब इसकी कमी किसकी वजह से होता है, तो ये भी एक फंगस है, फाइटोफ्थोरा और इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो ये फंगस से होने वाले रोग हैं फसलों में। आलू में एक और रोग होता है और मतलब किसी फंगस से ही लगता है, नाम क्या है उसका, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। इस फंगस से आलू का वार्ट रोग लग जाता है, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग बहुत पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फंगस की वजह से ही लगता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फंगस है, ठीक है। गन्ने का जो लाल गलन रोग है, तो इसमें जो मतलब गन्ने होते हैं उसमें आप अंदर देखिए रेड कलर का हो जाता है और फिर उतनी दूर का गन्ना खराब हो जाता है, तो ये भी फंगस की वजह से होता है, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम की वजह से, ठीक है। धान का जो भूरी पर्णचित्ती रोग है, तो ये किसकी वजह से लगता है, फंगस की वजह से, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस है। अरहर की मलानी रोग जो है ये भी एक फंगस की वजह से होता है, फ्यूजेडेरियम उडम की वजह से, ठीक है। अब कुछ डेज दिए हुए हैं, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, तपेदिक दिवस 24 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को, ओजोन दिवस बहुत पूछा जाता है 16 सितंबर, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, और विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, और विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं।
जो हमारे विभिन्न शोध संस्थान है ना, संस्थान केंद्र, इनसे हमसे क्वेश्चन बन जाता है। तो स्थान कहाँ पे है देख लीजिए। जैसे पहला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, आपको नई दिल्ली में मिलेगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान मणिपुर इम्फाल में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में मिल जाएगा। और जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान, ये आपको लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है वो है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, जो कि देहरादून में है। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद तेलंगाना में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में मिलेगा। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। जो शर्करा संस्थान है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये बहुत बार पूछा गया है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में है। ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल में, ज़्यादातर बच्चों ने इसको गलत बताया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वो लीमा पेरू में है, ठीक है। तो चलिए, यही रहा, टोटल इतने ही पॉइंट्स दिए हुए थे, और मतलब कि हमारे किसमें, तो सॉरी साइंस वाले सेक्शन में। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए।